Hello, class ninth. I hope you all are doing so well. This is Simran Bhati, your science educator, और वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME. ठीक है, क्लास नाइन्थ हम लोगों ने पहले ही जर्नी इनसाइड द एटम, ये चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी पार्ट 1 इसका हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है. आप लोग जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हो. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को विद द पार्ट नंबर 2. इस चैप्टर के अंदर और इस पार्ट के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब ये चैप्टर आपका आने वाला है. ठीक है, सबसे पहले फ्लो चार्ट होने क्या वाला है इस वीडियो का, हम लोगों ने पहले क्या क्या क्लियर किया है हम लोग एक बार वो देखेंगे. ठीक है, सेकंड फिर हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली कि हम लोग इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इसके बाद पार्ट नंबर 3 एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और एक आसान चैप्टर है. अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हो ना, तो ज़्यादा सिस्टमैटिक और एक तरीके से बहुत कंक्लूटिव चैप्टर है ये. आप इसको कंक्लूजन में एक तरीके से याद कर सकते हो, टिप्स पर याद कर सकते हो. ठीक है, तो आपको एक फ्लो चार्ट से समझना है इस चैप्टर को कि हाँ पहले ये वाला टॉपिक है, फिर ये वाला टॉपिक है, ये होता है. दैट्स ऑल. काफ़ी लॉजिकल है, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल भी है इसके अंदर. ठीक है, तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे इस लेक्चर को भी, इस पार्ट नंबर 2 को भी. इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा. ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर. इससे पहले प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, चीज़ों को रिवाइज कर लेना, और जो भी मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ दैट विल बी ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक ऑफ योर्स विच इज एक्सप्लोरेशन. ठीक है, कॉपी पेन ले लेना, एनसीईआरटी से इस चैप्टर इस पार्ट के बाद रिवाइज कर लेना. और थर्ड थिंग, अगर आप लोगों को मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल पर जाना और जो भी मैं लिख रही हूँ वो आपको हाथों हाथ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट्स के फॉर्मेट में मिल भी जाएगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना फ्लो चार्ट. ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो पार्ट नंबर 1 में कवर किया है वो क्या क्या चीजें थी. सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि भाई मैटर एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, मैटर को समझने के बाद हम लोगों ने मैटर से ही एटम को डराइव हम लोगों ने किस तरीके से किया है, तो एटम के बारे में हम लोग चीजें पढ़ी हैं. उसके बाद हम लोगों ने एटम की ही डिस्कवरी के बारे में चीजें पढ़ी हैं कि भाई एंशियंट फिलोसोफर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से एटम की डिस्कवरी की है, कौन से ग्रीक फिलोसोफर्स थे, कौन से इंडियन फिलोसोफर्स थे, आचार्य कन्नड़ का क्या रोल था. उसके बाद में एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में बताया था. एटमोस जो वर्ड है वो मैंने आपको बताया था बेसिक, तो डिस्कवरी हम लोगों ने क्लियर की थी. उसके बाद हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था. क्या देखा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को कवर करने के बाद में, क्लियर करने के बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों को पता चला है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. किसने किया था ये? थॉमसन जी ने किया था. उसके बाद इन्होंने हमने पढ़ा था जे जे थॉमसन का ही एटॉमिक मॉडल, सॉरी जे जे थॉमसन का ही हम लोगों ने देखा था प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, जो कि इंस्टेंटली ऑफ कोर्स बाद में जाके फेल हो गया था. तो थॉमसन के मॉडल को पढ़ने के बाद में हम लोगों के पास आए थे रदरफोर्ड जी. रदरफोर्ड ने भी जो गलती पहले आपकी थॉमसन जी ने की थी वो रदरफोर्ड ने रेक्टिफाई की. रदरफोर्ड ने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे का गोल्ड पार्टिकल का जो हम लोगों ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट देखा था, अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने गोल्ड फॉइल की हेल्प से, वो रदरफोर्ड जी ने कंडक्ट किया था. उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए थे कि भाई इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखी थी कि इसी रदरफोर्ड ने बहुत सारी गलती ठीक तो की थी, लेकिन बहुत सारी गलती खुद भी कर दी थी. मतलब कि हम लोगों ने लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक भी देखे थे. लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक किसके? रदरफोर्ड मॉडल के. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने पार्ट नंबर 1 में क्लियर कर लिया था एंड आई होप आप लोगों को बिल्कुल पता होगा हर एक चीज के बारे में. ठीक है, रदरफोर्ड का लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक करने के बाद में अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं. देखो, अगर हम लोग ड्रॉबैक से ही कंटिन्यू करें, कंटिन्यू इन द सेंस कि पहले मेरे को आपको थोड़ा सा पीछे की साइकिल के बारे में बताना पड़ेगा. अगर मैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक की बात करती हूँ, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक की बात करती हूँ या फिर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कोई मॉडल तो दिया नहीं था. अगर मैं इनके ड्रॉबैक की बात करती हूँ तो रदरफोर्ड एक्चुअली फेल्ड. किस चीज को बताने में फेल हो गए थे? कि एटम की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एग्जैक्टली ये नहीं बता पाए थे. क्यों नहीं बता पाए थे? क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये जो हमारा
एटम है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर बीच में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे ही बस पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे ही पड़े होंगे किसी भी एटम के अंदर, तो आप लोग खुद ये चीज सोच सकते हो, बड़े कॉमन सेंस की बात है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आपका पड़ा हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये एटम फिर भी स्टेबल है कैसे, एटम तो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो बेसिकली रदरफोर्ड फेल हो गए थे इस चीज को बताने में कि आपका जो एटम है वो स्टेबल है कैसे, ठीक है। तो ये था उसका ड्रॉबैक किसका, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। इसी से आगे इसी गलती को बताने के लिए, इसी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास आते हैं बोहर जी। बोहर का प्रॉपर एक एटॉमिक मॉडल होता है जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया कि भाई रदरफोर्ड भाई आप गलत बता रहे हो, आपने गलतियां रिजॉल्व तो की हैं थॉमसन मॉडल की, लेकिन आपने अपनी भी गलती हमें बता दी। और वो गलती पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बोहर साहब ने किए और बताया कि सर मैं बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में ऐसे पड़े नहीं होते हैं, ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना बोहर का एटॉमिक मॉडल, लेकिन उससे पहले आपको याद है मैंने भी आप लोगों को बताया कि एटम के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रदरफोर्ड ने बताया कि ये आपका एटम है और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आपके आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है भाई, गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन क्या बोलते हैं कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना, इसको भी मुझे एक नाम देना है। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। यही चीज आप लोग जस्ट आफ्टर रीडिंग द ड्रॉबैक्स और द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोग देखोगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन साहब आए, उन्होंने बताया कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल जो आप बता रहे हो ना, मैं इसको नाम देता हूँ। फिर उन्होंने इसको नाम दिया प्रोटॉन। बस इतना ही काम है इसका। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्डस्टीन सर आए, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार सम अप कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के अंदर और इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये दिया किसने था, ये हमें दिया था थॉमसन सर ने। थॉमसन ने ये हमें दिया था। थॉमसन भैया आए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया अपना प्रॉपर, वहां देखा कि नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोगों को बताया किसने, पॉजिटिव चार्ज के बारे में रदरफोर्ड जी ने। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था गोल्डस्टीन ने। भाई किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। क्लियर हुई ये चीज, ओके। इसके बाद हम लोगों को बताया कि भाई न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा का सारा मास होता है किसका, एटम का। और ये न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन की थी या फिर जो डिस्कवरी की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो भाई देखो रदरफोर्ड ने काम तो किया है, नो डाउट, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो आपकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, ये तीन चीजें अब तक हम लोगों ने पढ़ी है। इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी हमारे पास आगे आएगी, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब ये है अब तक का आपका फ्लो चार्ट। आप लोगों ने तीन चीजें डिस्कवर कर ली है कि भाई आपका एटम होता है, एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है जहां पर इसका मास होता है सारा का सारा, और इसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और यहाँ पर रहता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब सवाल आता है कि मैम आपने हमें ये तो बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना। चलो ठीक है, लेकिन हमको ये तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे ही पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसे इस पूरे के पूरे एटम को स्टेबल करते हैं, किस तरीके से ये जो एटम है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ये बताने के लिए आते हैं हमारे पास बोहर साहब। कौन आते हैं भाई, बोहर साहब। तो नील बोहर मॉडल, सॉरी, बोहर मॉडल ऑफ द एटम। बोहर सर आते हैं हमें एटम का बेसिकली एक मॉडल देते। तो सबसे पहले हमें बताया कि ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम स्टेबल कैसे हैं, ठीक है, वो हमें बताने के लिए 1913 में आता है बोहर का, नील बोहर जी इसका पूरा का पूरा नाम है। नील बोहर ने 1913 में हमें पूरा का पूरा एक मॉडल दिया और हमें स्ट्रक्चर दिया और हमें बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर्टिकुलरली वो प्रॉपर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक एटम है पॉजिटिव चार्ज का, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। ये आपका यहाँ पर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, फिक्स पाथ होते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ ऑर्बिट्स होती है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है और ये तीसरी ऑर्बिट है। क्लियर हुई ये चीज। तो बीच में होता है आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपकी पहली शेल है, कैसी शेल है ये, दिस इज योर फर्स्ट शेल।
ठीक है, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड ना प्रॉपर ऑर्बिट्स होती हैं, प्रॉपर फिक्स्ड पाथ होते हैं, और इन फिक्स्ड पाथ के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया कि इस प्रॉपर रास्ते पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भाई? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो देखो, ये जो आपका पर्टिकुलरली एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी हमें समझनी थी, वो हमें बता दी। कैसे बता दी? हमसे बोला कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने प्रॉपर एनर्जी लेवल में होते हैं। ठीक है, अपने एनर्जी लेवल्स पर होते हैं, एक फिक्स्ड पाथ पर होते हैं, एनर्जी लेवल, या फिर ये प्रॉपर हमारे कैसे होते हैं? अपने फिक्स्ड पाथ पर कॉन्टिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। फिक्स्ड पाथ के ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। और जब ये अपने फिक्स्ड पाथ पर रोटेट कर रहे हैं तो ये कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इनके पास प्रॉपर एनर्जी होती है और उस एनर्जी से ये प्रॉपर्ली रोटेट करते रहते हैं अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर। अब यहाँ पर इतना बताने के बाद में तो यहाँ तो हमें ये बता दी कि भाई इसीलिए बेसिकली जो आपका एटम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर क्यों नहीं गिर जाते हैं, क्यों आपका इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो रहा है? क्योंकि नील बोहर साहब आकर बताते हैं कि भैया सुनो, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ही रास्ते पर घूमते हैं, तो ये रास्ते से अलग नहीं जा सकते। जैसे कि हमारा अर्थ होता है, अर्थ बेसिकली क्या करता है? वो अपनी ऑर्बिट पे, ये सन है, अर्थ क्या करता है? अपनी ऑर्बिट पे ही, सन थर्ड प्लैनेट होता है अर्थ, तो अर्थ अपने ही ऑर्बिट पर सन के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, ये आपका एटम होता है, उसके प्रॉपर रास्ते होते हैं, उस रास्ते को छोड़ के वो प्रॉपर यहाँ पर इस प्रोटॉन के ऊपर आकर नहीं गिर सकता है, एंड दैट इज द रीजन दैट योर एटम इज स्टेबल। तो इसका आंसर हमें मिल गया। जो लिमिटेशन, जो ड्रॉबैक हमें रदरफोर्ड ने दी थी, वो नील बोहर ने क्लियर कर दी कि भाई प्रॉपर रास्ते होते हैं, वहां पे घूमते हैं तुम्हारे एटम्स। क्लियर है ये चीज? और इनकी प्रॉपर एनर्जी होती है। एक और चीज जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमें दी है, किसने? नील बोहर सर ने। वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बड़ी सिंपल सी दी है और हमसे बोला कि भाई देखो, अगर आपकी पहले वाली शेल होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं के, अगर आपकी दूसरी वाली शेल होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल, तीसरी वाली शेल है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम, चौथी वाली शेल है तो इसको हम लोग बोलते हैं एन, एंड सो ऑन। तो के एल एम एन ये इन्होंने नाम दिए थे शेल के बेसिकली। ठीक है, जो पहली शेल होगी यानी कि जो आपकी एन की वैल्यू होगी वो होगी 1, एल के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 2, एम के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 3, एन के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 4। ठीक है, यानी कि ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है। शेल का मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब फिक्स्ड पाथ, जिस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहली चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी पाथ पर, अपने फिक्स्ड पाथ पर मूव कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इन शेल का प्रॉपर नाम है, पहली शेल को के, दूसरी शेल को एल, तीसरी शेल को एम, और चौथी शेल को हम लोग एन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हमें समझनी है, विच इज, जो आपकी शेल जितनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगी उसमें उतनी ही कम एनर्जी रहेगी, और जो शेल आपकी जितनी ज्यादा न्यूक्लियस से दूर रहेगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। दोबारा बोलती हूँ, मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि अगर न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस के जितने भी पास, जितने भी नियर जो भी ऑर्बिट आपकी होगी, दैट हैज द लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी नियर ऑर्बिट, जो आपकी सबसे ज्यादा पास ऑर्बिट होगी न्यूक्लियस के पास, ठीक है, उसके पास सबसे ज्यादा कम एनर्जी होगी। इसके बाद जो भी आपकी न्यूक्लियस, जो भी आपकी दूर होगी, फार अवे, जितनी ज्यादा फार अवे आपकी ऑर्बिट होगी, जितनी ज्यादा दूर आपकी ऑर्बिट होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब तक मैंने आपको दोबारा से 3 चीजें बता दी हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर। सेकंड चीज, के एल एम एन। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि न्यूक्लियस के जितने पास आपकी ऑर्बिट होगी उसमें उतनी ही कम एनर्जी होगी, और न्यूक्लियस से जितनी दूर आपकी ऑर्बिट होगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अब एक और चीज है आपकी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, विच इज कि न्यूक्लियस से वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर है, तो आपको इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको अंदर डालने के लिए इसे एनर्जी लेनी पड़ेगी। दैट इज वेरी सिंपल, ये आपको आगे बता दिया जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये था आपका अटोमिक बेसिकली मॉडल, किसके थ्रू दिया गया था? नील बोहर के थ्रू दिया गया था। तो पहला आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रैंडमली,
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमते भैया, उनका प्रॉपर एक पाथ होता है। दे फॉलो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं। हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास डेफिनेट अमाउंट, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है कि भाई पहली जो आपकी शेल है उसके अंदर इतनी एनर्जी रहने वाली है, दूसरी के अंदर इतनी, और इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया। जो शेल्स है आपकी रिप्रेजेंट की जाती है बाय द लेटर KLMN और बाय द नंबर्स 1 2 3 4, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं ओनली इन दीज अलाउड शेल्स। आपको ये चीज भी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस। इसके बाद ये आपकी पहली शेल है, ये आपकी दूसरी शेल है, ये आपकी तीसरी शेल है, ये आपकी चौथी शेल है, ठीक है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये कितना बढ़िया सर्कल बनाया है मैंने, वाओ। देखो, पहली वाली जो आपकी शेल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा कलर लेते हैं, ये रेड कलर नहीं, ये वाला कलर लेते हैं, नहीं वाइट ही कलर लेते हैं, चलो। तो देखो, ये आपका न्यूक्लियस है। जो आपकी पहले वाली शेल होती है, इस शेल के अंदर ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 इलेक्ट्रॉन्स लो और पहली ही शेल के अंदर भर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे निकालते हो, आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। अब बेसिकली होता क्या है, बड़ी सिंपल सी एक चीज है, ये होती है आपकी पहली वाली शेल, ठीक है। तो पहली वाली शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो 2 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि जो आपकी पहली शेल होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज। दूसरी शेल 4l शेल, इसके लिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 होगी। l के लिए 4l शेल। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, सिंपल अगेन, 2 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। यानी कि दूसरी वाली शेल में, एल शेल में आप लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। ऐसे ही तीसरी वाली शेल के अंदर आप लोग भर सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन्स और इस वाली शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एक शेल के अंदर फिल कर सकते हो। उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पर्टिकुलर एक शेल के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी फिल्ड। क्लियर है ये चीज सभी को, चलो ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। द फर्स्ट एनर्जी लेवल के n इज इक्वल्स टू 1 इज द वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड हैज द लीस्ट एनर्जी। इसकी बहुत ही ज्यादा लीस्ट मतलब सबसे कम एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होती है। द एनर्जी ऑफ दीज लेवल इंक्रीज, ये जो एनर्जी होती है ये बढ़ती है अगर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। मतलब अगर हम लोग एल शेल के पास जाएंगे तो के शेल के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको वही चीज बताई गई है। इसके बाद एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर शेल। एक और चीज, अगर आपके पास ये पर्टिकुलरली एक एटम है, हाँ, अगर आपके पास ये एक एटम है, ये आपकी पहली शेल, ये आपकी दूसरी शेल, अगर आपके पास इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल के ऑर्बिट है ये, अगर के ऑर्बिट से आपको दूसरी वाली ऑर्बिट एल ऑर्बिट के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर आना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग एक शेल से दूसरी शेल पर लेकर जा सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी या फिर रिलीजिंग एनर्जी। मतलब या तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, वही आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक शेल के पास में पर्टिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फिल किए जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया किस फॉर्मूले से, 2n², ठीक है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, कौन सी नंबर आप कौन सी शेल के पास आप लोग बात कर रहे हो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एल के एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया है आपका नील बोहर का प्रॉपर एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से एटम्स आर स्टेबल, ठीक है। एटम जो होते हैं वो किस तरीके से वो स्टेबल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलरली एक फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उनकी फिक्स एक एनर्जी होती है, आप उनके एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मूव भी कर सकते हो। और हर एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर फिल्ड, ठीक है, दे आर सर्टेन। अब यहाँ पर आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में।
ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग आगे क्लियर करते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि जो आपका प्रोटॉन होता है, जो आपके प्रोटॉन भैया होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोगों ने नाम दिया था क्या? प्रोटॉन। हम लोगों ने नहीं दिया था, नाम दिया था गोल्डस्टीन ने। किसने नाम दिया था? गोल्डस्टीन में। कौन से ईयर में दिया था? ये आपका होमवर्क है, फटाफट से कमेंट कर दो। ईयर करना है आप लोगों को कमेंट। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद है व्हाट कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई थी रदरफोर्ड भैया ने। क्या बताई थी? देखो, हमें बताया था कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलरली हो गया है एक एटम। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें बताया गया, रदरफोर्ड ने हमें बताया कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, एटम का मोस्ट जो मास होता है, जो सबसे ज्यादा जो आपका मास होता है, वो उसके बीच में, बिल्कुल उसके सेंटर में होता है, जहाँ पे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन। ठीक है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है, उसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पे आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज इन द सेंटर, वो बिल्कुल उसके सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? ठीक है, उससे पहले देखो एक चीज समझो। अब यहाँ पर अगर जो आपका जो पूरा का पूरा एटम है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस है, उसी के अंदर उसका पूरा का पूरा मास है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये चीज, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन किया गया? आपको ये चीज बड़े सिंपल तरीके से बताई गई कि भाई अगर प्रोटॉन का भी मास हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ अपॉन मास। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि ये एक एटम है और आपको इसका मास पता करना है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन का मास काउंट करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। ऑल्सो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट इन पर्टिकुलरली एट अ सिंपल प्लेस, वो एक जगह पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई आपका जो मास है वो तो नेग्लिजिबल है, वो हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना मास आपका प्रोटॉन का होता है, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ही आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की कि प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करने के बाद भी आपके इस पर्टिकुलर एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जिसकी वजह से इसका मास और ज्यादा आ रहा है। मतलब प्रोटॉन का जितना मास है उससे भी ज्यादा हमें मास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तभी आपकी जो डिस्कवरी होती है वो होती है न्यूट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी होती है? न्यूट्रॉन की। अहे, तभी आपकी डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक और आपका पार्टिकल होता है जिसके ऊपर होता है नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक है, और इसका पर्टिकुलरली एक मास होता है। अगेन ये भी आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर अब तक आपको लगता था कि आपके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो भैया आपकी बात गलत नहीं है, पर अधूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके पूरे के पूरे एटम का मास बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां तक आप लोगों ने एक चीज समझी है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, किसके अंदर? एटम के अंदर। एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, किसके अंदर? एटम के अंदर। और एक होता है आपका जीरो, नो चार्ज, जिसके ऊपर होता है जीरो चार्ज, कोई चार्ज है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी चार्ज नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। और ये कैसे कैसे अरेंज होती हैं? सबसे पहली बात, जो आपका प्रोटॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, अभी बता दिया जस्ट आपको। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी प्रॉपर ऑर्बिट्स होती हैं, प्रॉपर फिक्स्ड पाथ होते हैं। और जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन भैया अगेन आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी प्रॉपरली जगह होती है न्यूक्लियस के अंदर ही, और ये कंट्रीब्यूट करते करते हैं टू द मास ऑफ एन एटम। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ग्रेट, गुड टू गो। अब आप लोगों के पास आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। आपके पास एक साइंटिस्ट भैया आते हैं, जॉन डाल्टन भैया आते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको पहचानने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है, इनका नाम पर्टिकुलरली बार बार बोलने में दिक्कत हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके सिंबल बनाते हैं प्रॉपर। ठीक है, फिर ये आपकी जो टेबल है ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन होगी। ठीक है, ये जॉन डाल्टन के थ्रू आपको दिए गए थे सबसे पहले।
जॉन डाल्टन ने ये सिंबल्स आपको दिए थे और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में भी डायरेक्टली आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, तो इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो ऐसा सर्कल बनाओ और बीच में एक ऐसा डॉट बनाओ, तो हाइड्रोजन आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो पर्टिकुलरली क्या होता है, आप हर एक सिंबल से, इनके प्रॉपर एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और उन सिंबल्स के कारण, सिंबल्स की वजह से, सिंबल्स की हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट को बताते हो। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम लोगों को बताना है कि भाई कॉपर, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। उस टाइम पर ये Cu नहीं था। ठीक है, ये Cu आया कैसे, वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उस टाइम पर था कि भाई अगर आपको कॉपर दिखाना है तो आपको ऐसे सर्कल बनाना है और उसमें C लिख देना है, तो वो आपको कॉपर का सिंबल हो गया है। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको दिया था जॉन डाल्टन ने। अब कुछ टाइम बाद फिर लोगों को इसमें भी दिक्कत हुई कि भाई सिंबल्स इतने सारे याद कौन करेगा, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आपके पास आते हैं बर्जीलियस। कौन आते हैं, बर्जीलियस। ठीक है, ओके। फिर आपके पास दूसरे आते हैं बर्जीलियस भैया, और वो आपको बोलते हैं, ये आपको एक और चीज देते हैं। अच्छा, आज की डेट में जो हमारे नेम्स ये जो रखे जाते हैं, जो सिंबल्स रखे जाते हैं, जो नेम्स रखे जाते हैं, वो आईयूपीएसी रखती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक फुल फॉर्म होती है, वो आपकी बुक के अंदर आपको दी गई है। रिवाइज कर रहे होगे, बुक तुम्हारी खुली होगी तो प्लीज उसमें से देख लो। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों के पास कॉपी है और बुक है और आप लोग हर एक चीज को समझते चल रहे हो। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों को पर्टिकुलरली एक चीज बताई गई है बड़ी सिंपल सी। ठीक है, वो क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके नंबर, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं। तो अगर आपके पास आपको दिया गया है गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, कॉपर फॉर एग्जाम्पल, आयरन, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लेते हैं एक अपनी सहूलियत के लिए। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर। अगर हम लोगों को बताना है ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में, तो आपको बताया गया कि इनका जो फर्स्ट लेटर है आप लोग उनको यूज कर लीजिए। फर्स्ट लेटर को लो, सामने लिख दो। ठीक है, और आपका एलिमेंट का जो सिंबल है वो प्रिपेयर हो जाएगा, वो सामने लिख जाएगा। तो ऑक्सीजन का पहला लेटर क्या है, ओ। कैपिटल में लिख दोगे, लिख दिया, ओ हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट्स रहते हैं जो कि आपके ग्रीक में, लैटिन में, इन सब में इनके दूसरे नाम है। जैसे कि आयरन है, आयरन को हम लोग बोलते हैं फेरस। तो इसीलिए जो आयरन का सिंबल होता है वो होता है Fe। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, और जो आपका सेकंड लेटर होगा, और जो आपका सेकंड लेटर होगा वो आपका हो जाता है स्मॉल। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर होता है तो कॉपर को हम लोग बोलते हैं Cu। ठीक है, गोल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, Au। सिल्वर को क्या बोलते हैं हम लोग, AG। कोई दिक्कत किसी को भी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला लेटर जो होता है आपका वो कैपिटल हम लोग बनाते हैं, दूसरा जो लेटर होता है दैट इज स्मॉल। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका होता है मैग्नीशियम, और एक आपका होता है मैंगनीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि अगर मैं इसका ये वाला लेटर लेती हूँ और ये वाला लेटर, तो दोनों दोनों का बिल्कुल सेम हो गया, चलो ठीक है, ये भी ले लिया। अब बाद वाला ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन्होंने क्या किया हुआ इसमें, इसमें इस वाले लेटर को छोड़ के जी ले लिया, तो Mg मैग्नीशियम के लिए यूज करते हैं और मैंगनीज के लिए Mn यूज करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जुगाड़ लगाया, और आज भी हम लोग इसी बेसिकली फॉर्मूले को, इस तरीके को हम लोग यूज करते हैं। अगर मुझे नाइट्रोजन का लिखना होता है, ठीक है, तो सिंपली मेरे को लिखना है कैपिटल N। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गया है, इस तरीके से सिंबल लिख गया है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी राइट द सिंबल्स ऑफ व्हाट, एलिमेंट्स। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने सिंबल्स बेसिकली ये देखे थे जो कि जॉन डाल्टन ने हमें दिए थे, लेड को ऐसे, फोस्फोरस, सबसे अमेजिंग मेरे को लगता है फोस्फोरस का। आज के टाइम पे जो हम लोग मर्सिडीज देखते हैं, ठीक है, उसका साइन आपका फोस्फोरस का होता है। इसको मैं नहीं भूल पाती हूँ। जैसे एक लाइन होती है ना, एक लाइन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत सारे रील्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं कि अनफॉरगेटेबल लाइन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप इस लाइन को भूल ही नहीं सकते हो। इस तरीके से जो फास्फोरस का साइन है, मर्सिडीज बेंज का साइन है, इसको भी कोई भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो, कोई का तो पता नहीं, पर मैं नहीं भूल पाती हूँ। चलो, आते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एटम होता है, सिर्फ दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, एटॉमिक नंबर एंड देन मास नंबर। ठीक है, चलो, आपका जो एटम होता है अगर हम लोग उसकी बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा एटम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है एंड नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम की स्टेबिलिटी के लिए दे हैव टू बी इन अ बैलेंस। ठीक है, अगर आपके एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, एटॉमिक नंबर, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका एटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके ऑलमोस्ट, मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, नॉट इन एवरी एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन हर एक एलिमेंट के अंदर यूजुअली आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, और इसीलिए जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि जो आपका एटम है वो पॉजिटिवली, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिवली चार्ज ना ही नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है ये चीज? चलो, एक तो ये चीज हो गई। अब आते हैं हम लोग अपने एटॉमिक नंबर पे। सबसे सिंपल चीज, एटॉमिक नंबर को आप लोग बोल सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, देखो, जो आपका, सबसे पहले ये चीज समझो कि जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये हमारा हो जाता है एटॉमिक नंबर। क्लियर है ये चीज? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बिल्कुल इक्वल होते हैं, ना ये ज्यादा होते हैं ना ही ये कम, इसीलिए कोई चार्ज आपका बेसिकली एटम के ऊपर होता नहीं, दैट इज बिल्कुल बैलेंस्ड, एकदम स्टेबल और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड। जेड, कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन यहां से बन जाता है फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड द एटॉमिक नंबर, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के अंदर जो, एक तो सबसे पहले आपको पूरी पूरी एलिमेंट्स की टेबल याद रखनी है, टिल 20 एलिमेंट्स आपको शायद याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पर आता है आपका नाइट्रोजन। क्या आता है फिफ्थ नंबर पर? नाइट्रोजन। आफ्टर कार्बन फोर्थ होता है, नहीं 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 नहीं, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नो, इट्स 7, यस इट्स 7। आई एम सो सॉरी, माई बैड। ठीक है, जरा सा कंफ्यूजन हो गया। तो जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नाइट्रोजन, दैट इज 7। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रोजन। अगर आपके पास आता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकालना, तो आप लोग सिंपली निकाल दोगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर ये चीज? और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाइट्रोजन का 7 होता है, 5 नहीं होता है। ठीक है, चलो, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। फिर आते हैं हम लोग आपके मास नंबर के ऊपर। अब ये मास नंबर क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन तो होते नहीं है, न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना? तो प्रोटॉन एक्चुअली कंसिस्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, योर न्यूक्लियस एक्चुअली कंसिस्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को एक साथ एडिशन सम करके जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, 8 इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका अगर आप लोग सम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका मास नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये आपका होता है मास नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने मास नंबर तक यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि आपको मास नंबर निकालना है, तो बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, तो आपका मास नंबर निकल आएगा। ठीक है, एक और चीज आप लोगों की बचती है विच इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं बोहर मॉडल के अंदर, दैट इज दिस टॉपिक, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब देखो, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं बहुत सिंपल सा पहले एग्जांपल लेती हूँ। पहले मेरे पास एग्जांपल आता है हाइड्रोजन। क्या एग्जांपल आता है? दिस इज द लास्ट टॉपिक गाइस। ठीक है, चलो, हाइड्रोजन, इसका जो अटोमिक नंबर है वो है 1, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो कितने हैं? दैट इज 1।
अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज योर न्यूक्लियस, ये आपकी पहली शेल है। और पहली शेल में क्योंकि एक इसके पास है ही एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है ई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको पता है इसकी के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है दिस इज हाइड्रोजन, ये आपका बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, और ये जो है आपकी शेल है, और यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रॉन है क्योंकि जो इसका नंबर होता है दैट इज ओनली 1। क्लियर है। आते हैं अपने हीलियम के ऊपर। हीलियम के पास 2 होते हैं, तो इसकी पहली, ये तो न्यूक्लियस है, इसकी पहली वाली शेल के अंदर हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपकी पहली शेल के अंदर, के इज द फर्स्ट शेल, हमें पता है इसके अंदर के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होते हैं 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। बहुत ज्यादा बेसिक तरीके से बता रही हूँ आपको। तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप 2 फिल कर सकते हो। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप पहली ही शेल के अंदर फिक्स कर सकते हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका हीलियम का। आते हैं लिथियम के ऊपर। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। तो हम लोगों को पता है कि के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगी मैं? दूसरी शेल में। के बाद आती है एल। एल 2n²। एन की वैल्यू कितनी होगी? सेकंड होगी इसके लिए। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 × 2 का स्क्वायर विच इज 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। यानी कि दूसरी शेल के अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो पहली वाली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन अगर मुझे भरना है तो मैं जाऊंगी अपनी दूसरी शेल के अंदर और वहां पर भरूंगी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इज डन। ठीक है, 2, 3 किसका है? ये लिथियम का। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और देखते हैं फटाफट से ऑक्सीजन का, फिर ये टॉपिक आपका खत्म ही है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 8। ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे? पहली वाली शेल के अंदर हमें पता है मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो कितने बचे? 6 बचे। दूसरी वाली के अंदर हमें पता है मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 6 हम लोग भर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि जो हमारी पहली शेल होगी उसमें हम लोग भरेंगे सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारी दूसरी शेल होगी उसमें हम लोग भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मैंने करके आपको दिखा दिया है। 2, 6 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर? हम लोगों ने पढ़ा है, शुरुआत की हम लोगों ने ड्रॉबैक को रिवाइज करने से, कि भाई आपके जो रदरफोर्ड भैया हैं उन्होंने क्या क्या ड्रॉबैक्स दिए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बता नहीं पाए थे। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी गोल्डस्टीन के थ्रू। उसके बाद हम लोग आए हैं नील बोहर के मॉडल पर। किस पर? नील बोहर के मॉडल पर, जिन्होंने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, मतलब अंदर फिल किए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, ये चीज नील बोहर को पढ़ने के बाद में नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? देखते हैं दोबारा। नील बोहर को पढ़ने के बाद में, हाँ, न्यूक्लियस वगैरह ये मेजर चीज पढ़ी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट में बताया, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए था कि हम लोग क्या मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो पता होना चाहिए था आप लोगों को, तो वो मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और हम लोगों ने पढ़ा कि भाई मास नंबर क्या होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर कवर की है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कवर किया है, किस तरीके से एटम स्टेबल होता है, और बहुत सारे पॉइंट भी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। एक और चीज़ जो मैं भूल गई हूँ, न्यूट्रॉन के बारे में बताना आप लोगों को। जब मैंने पढ़ाया तुम लोगों को न्यूट्रॉन, क्या बताया? यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज कि न्यूट्रॉन, हाँ, जहाँ यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रॉन के बारे में। ये जो न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारा फॉर्म किया गया था जेम्स चार्डविक के थ्रू। किसके थ्रू? जेम्स चार्डविक के थ्रू। जेम्स चार्डविक जी ने हमें बताया था न्यूट्रॉन के बारे में। और ये बात ध्यान रखना कि जो जेम्स चार्डविक हैं ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर देखो, रदरफोर्ड खुद तो था ही इतना महान, उसके स्टूडेंट भी कितने महान थे। ठीक है, उन्होंने भी खुद डिस्कवरी कर दी है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बेसिकली था क्या? ये फॉर्म किया गया था, ये डिस्कवर किया गया था थ्रू जेम्स चार्डविक, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड हिमसेल्फ। क्लियर हुई ये चीज? तो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऑलमोस्ट हर चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। हम लोगों ने देख लिया है कि सिंबल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, हम लोगों ने सिंबल्स भी देखे किसके? इलेक्ट्रॉन्स के।
सॉरी एलिमेंट्स के सिंबल भी हम लोगों ने देखे। आज किस तरीके से सिंबल्स रखे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वाज योर चैप्टर। आई होप आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो गई इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग वैलेंसी से शुरू करेंगे अपना पार्ट नंबर 3, और ये चैप्टर आपका नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा खत्म। आई होप आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर होगा। जो भी चीजें मैंने कमेंट करने को बोली है, फटाफट से कमेंट कर दो। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए आफ्टर पार्ट नंबर 3, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि नया सिलेबस है, कॉम्प्लेक्स शायद आपको लग सकता है, लेकिन एवरीथिंग इज इन योर फीस्ट। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आसान है हर चीज़ें, ठीक है। ध्यान से, बढ़िया तरीके से, बी ग्रेटफुल, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।